फ्रेंड्स, हिस्ट्री के क्लास 8 के चैप्टर नंबर 5 व्हेन पीपल रिबेल में आपका स्वागत है। इसमें हम पढ़ेंगे 1857 का हमारा फर्स्ट जो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम हुआ था उसके बारे में। तो इसके पहले वाले चैप्टर में इन द प्रीवियस चैप्टर यू लुक्ड एट द पॉलिसीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। हमने देखा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़ थीं उनने अफेक्ट किया था किंग, क्वीन, पीजेंट, लैंडलॉर्ड को। और आपने भी ये भी देखा था कि लोगों ने रजिस्ट किया था पॉलिसीज़ को और एक्शन को। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों के लिए लॉन्च किया था उसमें कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ छिपा हुआ था। तो पीपल ने रेजिस्ट किया था पॉलिसीज़ एंड एक्शन दैट हार्म देयर इंटरेस्ट और गो अगेंस्ट देयर सेंटिमेंट। तो जिन भी चीज़ों ने लोगों को हार्ट किया, उनके सेंटिमेंट के अगेंस्ट गए, उन चीज़ों के लिए लोगों ने क्या किया, उन पॉलिसीज़ को का विरोध किया था। सबसे पहला, नवाब एंड किंग्स लूजेस देयर पावर। तो मिड 18 सेंचुरी में जो नवाब और राजा इंडिया में थे हैड स्टार्टेड लूजिंग देयर पावर, अथॉरिटी एंड ऑनर। धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी अथॉरिटी, ऑनर और पावर जाने लगा। द फ्रीडम ऑफ रूलर रिड्यूस्ड, और जो फ्रीडम था रूलर्स का उसको रिड्यूस कर दिया गया। उनके आर्म फोर्सेस जो थे, उनके पास जो सेनाएं थीं उनको डिसबैंड कर दिया गया और उनके रेवेन्यू और टेरिटरीज़ को जो है ले लिया गया उनसे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि बहुत सारे ऐसे नियम लाए, ऐसी चीज़ें लाए जिससे उन्होंने धीरे धीरे सारे जो राजा थे, सारे जो नवाब थे, उनकी जो रेवेन्यू थे, रेवेन्यू का मतलब होता है टैक्स और टेरिटरीज़ का मतलब होता है क्षेत्र, उन्होंने धीरे धीरे ले लिया। मैनी रूलिंग फैमिलीज़ ट्राई टू नेगोशिएट विद कंपनी। बहुत सारी जो रूलिंग फैमिली थी उनने नेगोशिएट करना मतलब बातचीत करने का सोचा, लेकिन कंपनी ने क्या किया, उनकी जो भी मांगें थीं उनको डिक्लाइन कर दिया। जैसे सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर हम जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर एडॉप्टेड सन एज द हेयर टू द किंगडम। वो चाहती थी कि जो उसका एडॉप्टेड पुत्र है उसको कंपनी क्या करे, हेयर मान ले। हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। लेकिन कंपनी ने नहीं मानी। नाना साहब जो कि पेशवा बाजीराव सेकंड के एडॉप्टेड सन थे, उन्होंने भी ये प्लीड किया कि भाई जो उनके फादर को पेंशन दी जाती थी वो उनको दी जाए कंपनी के द्वारा, लेकिन कंपनी ने इसके लिए भी इनकार कर दिया। फिर द कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स superiority एंड मिलिट्री पावर टर्न डाउन दीज प्लेयर्स। प्लीज़ का मतलब होता है कि जो प्लेयर का मतलब होता है जो उन्होंने पिटीशन भेजी थी उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर हम लेते हैं अवध का एग्जाम्पल। अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज। अवध एक ऐसा राज्य था जो सबसे बाद में एनेक्स्ड किया गया। एनेक्स्ड का मतलब होता है मिलाया गया। तो कंपनी ने क्या किया, धीरे धीरे इसको अपने राज्य में मिलाया। 1801 में एक सब्सिडियरी अलायंस, उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता था कि जो किंग था उसको एक सेना दी जाती थी उसकी रक्षा करने के लिए, किसके द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है ना। और उसका खर्च जो होता था सेना का वो उससे मांगा जाता था और राजा की हेल्प की जाती थी। जब राजा उस सेना का खर्च नहीं दे पाता था तो उससे उसका क्षेत्र धीरे धीरे ले लिया जाता था। तो ऐसा करके उन्होंने क्या किया, अवध को जो है अपने अंडर में मिला लिया 1856 तक। फिर गवर्नर जनरल डलहौजी ने डिक्लेयर किया कि जो हमने इसलिए मिलाया इसको क्योंकि जो टेरिटरी थी वो मिसगवर्न हो रही थी। मिसगवर्न हो रही थी मतलब उसका सही सही शासन नहीं चल रहा था और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने उसको मिलाया था। तो इस प्रकार अपनी बातों को उन्होंने सही ठहराया। फिर हम लेते हैं मुग़ल डायनेस्टी। तो कंपनी ने क्या किया कि ये प्लान करने लगी कि भाई उस समय मुग़ल डायनेस्टी का बहुत नाम चलता था, तो टू ब्रिंग डाउन द मुग़ल डायनेस्टी टू एन एंड, उन्होंने कहा कि जो मुग़ल किंग थे उनको कॉइन से उनसे सबसे पहले जो कॉइन उस समय में छपते थे, कॉइन जो उस समय में टकसाल पर माउल्ड होते थे, तो उनको क्या किया, मिंट होते थे, तो उनको क्या किया, उनसे बहादुर शाह जफ़र का नाम हटा दिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ये अनाउंस किया कि डेथ ऑफ बहादुर शाह जफ़र के बाद फैमिली और किंग
जो हो गए, जो भी अगला किंग होगा उसको क्या होगा, रेड फोर्ट से बाहर कोई और दूसरी जगह दे दी जाएगी। फिर गवर्नर जनरल ने ये किया, कैनिंग ने ये डिसाइड किया कि जो बहादुर शाह जफ़र होंगे वो लास्ट मुग़ल होंगे। तो इस प्रकार देखिए, सबसे पहले उन्होंने जितने किंग और नवाब थे उनके पावर को अपने अंडर में ले लिया, और धीरे धीरे क्या किया कि ये जो राजा और जो नवाब थे या जो रानियां थीं, तो उनके पावर को और उनके क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लिया। अब हम देखेंगे कि इनकी पॉलिसीज़ से पीजेंट और सिपाहियों को, सिपाही मतलब होता है सिपाहियों को, क्या प्रभाव पड़ा। तो पीजेंट और ज़मींदार जो थे उन्होंने हाई टैक्स उस समय में बहुत लिया जाता था, तो उसके लिए रिजेंट किया। और रिजिड मेथड थी, रिजिड मेथड का मतलब होता है जो कठोर व्यवस्था थी रेवेन्यू कलेक्शन की, उसका विरोध किया। मैनी फेल्ड टू पे बैक देयर लोन्स, जो भी उन्होंने मनी लेंडर से जो लोन लिया था वो नहीं दे पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स था। तो धीरे धीरे उन्होंने अपना जो लैंड था, जो उनको कृषि योग्य भूमि थी, वो भी उनसे छीन ली गई। फिर इंडियन सिपाही जो थे वो बहुत ज़्यादा जो थे डिसकंटेंट था उनके अंदर। डिसकंटेंट का ये मतलब है कि उनके अंदर असंतोष की भावना थी। दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे अलाउंसेस एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज। तो वो क्या थे, अपने पे अलाउंसेस और कंडीशन ऑफ सर्विस को लेकर के बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे। फिर सम ऑफ द न्यू रूल्स वायोलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ एंड बिलीफ। अब जो उन लोगों के न्यू रूल्स थे उन्होंने उनके धार्मिक भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाई थी। जैसे उस समय में दो चीज़ें थी, एक था कि फ़ॉरेन जाना। तो फ़ॉरेन जाना क्या होता था, ये माना जाता था कि यदि कोई व्यक्ति फ़ॉरेन जाएगा तो उसका जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। और कंपनी ने क्या की थी कि बर्मा जो था उस समय फाइट चल रही थी, तो बहुत सारे सैनिकों को बर्मा भेज दिया था शिप से। तो ये चीज़ उनको हर्ट करी थी। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनको मतलब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉज था इस विद्रोह का, इसके बाद क्या हुआ कि सैनिकों ने विद्रोह शुरू किया, तो वो था कि उनको कुछ ऐसे कार्ट्रिज हुआ करते थे जिनको दांत से चबाना पड़ता था और फिर उनको चबा के और फेंकना पड़ता था। तो जो जहाँ से वो चबाते थे वहाँ सुअर या गाय की चर्बी लगी रहती थी, ऐसा उसमें मतलब बताया गया था। तो ये चीज़ उनको कहीं ना कहीं हर्ट कर रही थी। तो यही अब हम देखेंगे। तो डिड यू नो दैट दोज डेज मैनी पीपल इन द कंट्री बिलीव दैट इफ दे क्रॉस द सी दे वुड लूज देयर रिलीजन एंड कास्ट। सो व्हेन 1824 द सिपाही वर told to go to Burma by sea route to fight for the company, they refused to follow the rule। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने रिफ्यूज़ किया तो कंपनी ने 1856 में न्यू लॉ पास किया जिसमें ये स्टेट किया कि जो भी व्यक्ति कंपनी के आर्मी में रहेगा उसे फ़ॉरेन जाना ज़रूरी होगा यदि ज़रूरत पड़ती है तो। सिपाही आल्सो रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। अब सिपाही जो थे वो ये भी जानते थे क्योंकि बहुत सारे पीजेंट फैमिली से थे, तो उन्हें ये पता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पीजेंट्स के साथ, किसानों के साथ अच्छा नहीं कर रही है। तो अब इस तरह से क्या हुआ, देखिए आप, जो पीजेंट और सिपाही वाला वर्ग था वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत ज़्यादा परेशान था। अब तीसरा जो था, उस समय में रिफॉर्म हुए। रिफॉर्म का मतलब होता है समाज में सुधार लाना। तो हालांकि ब्रिटिशर्स ने कुछ बुरी प्रथाओं का अंत किया था, जैसे सती प्रथा का, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया था, क्रिश्चियन मशीनरीज, मतलब उस समय में धर्म परिवर्तन को जो था बहुत महत्व दिया जाता था कि आप क्रिश्चियन बन जाइए तो ही आपको आपके एंसेस्टर की प्रॉपर्टी मिलेगी, आप इंग्लिश सीखेंगे ये तो इंग्लिश मीडियम का एजुकेशन लेंगे तभी आपको जॉब मिलेगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि कुछ अच्छा काम भी उन्होंने किया और कुछ जो था कुछ ऐसी चीज़ें समाज में लाई जिससे लोग असंतुष्ट हो गए। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज कंपलसरी, ठीक है। री मैरिज ऑफ विडो उन्होंने किया, तो ये अच्छी बात थी, लेकिन उस समय में लोगों को लगता था कि उनकी धार्मिक भावनाओं को उन्होंने हर्ट किया है। तो क्रिश्चियनिटी के बारे में भी था कि इन 1850 न्यू लॉ वाज पास टू मेक कन्वर्सन ऑफ क्रिश्चियनिटी ईजियर। इस लॉ ने अलाउ किया कि एक इंडियन जो कन्वर्ट हो जाएगा क्रिश्चियनिटी में, उसके अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी उसको आसानी से मिल जाएगी। तो बहुत सारे इंडियंस ये फील करने लगे थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कहीं ना कहीं उनके सोशल कस्टम और ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को हर्ट कर रही है। तो अब क्या हुआ कि एक म्यूटनी हुई। म्यूटनी का मतलब होता है विद्रोह, ठीक। तो
कोई भी जो स्ट्रगल होता है वो जब वाइड स्प्रेड होता है, ठीक है ना, तभी जो है उसका वाइड स्प्रेड होने का मतलब कि बहुत फैलता है, लोग इकट्ठा मिलकर के जब काम करते हैं या विरोध करते हैं तभी वो सफल होता है। तो इसमें क्या है कि फॉर सच अ सिचुएशन डेवलप पीपल हैव टू ऑर्गेनाइज, कम्युनिकेट, टेक इनिशिएटिव एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस, और उन लोगों को कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। तो ऐसा ही क्या हुआ, सिचुएशन डेवलप हुई 1857 में। 100 ईयर के कॉन्क्वेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। अब लगभग क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में आई थी, लेकिन 1757 से मतलब जब प्लासी की लड़ाई हुई थी तब से क्या हुआ था कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भारत में बढ़ने लगा था। लगभग 100 ईयर के बाद जब अचानक से इस तरह से मैसिव रिबेलियन हुआ तो ये लोग एकदम घबरा गए, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, ठीक है ना। सिपाहियों ने म्यूटनी की, म्यूटनी का मतलब होता है विद्रोह किया एकदम से कई जगहों पर, और ये मेरठ से शुरू हुआ और बहुत सारी जगहों पर ये फैल गया। तो सबसे पहले मेरठ में जो व्यक्ति था उसका नाम था मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ने क्या किया कि उसने एक अंग्रेज ऑफिसर को क्या किया, अटैक कर दिया, और उसके बाद बहुत सारे सिपाहियों ने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया कि वो जो मैंने आपको बताया ना कार्ट्रिज वो यूज़ करते थे, तो उसमें काऊ और पिग का फैट होता था, तो उन लोगों ने मना कर दिया। तो 85 सिपाही जो थे उनको डिसमिस कर दिया गया, उनको जेल दे दी गई, ठीक है ना। और ये 9 मई 1857 को हुआ। तो दूसरे जो लोग थे, दूसरे जो सैनिक थे, उन लोगों ने भी क्या किया, फिर इसका विद्रोह करना शुरू किया। तो 9 मई को ऐसा हुआ, तो 10 मई को क्या किया, सोल्जर जो थे वो मेरठ की जेल में गए और उन्होंने क्या किया, जो रिलीज़ कर दिया वहाँ पर जो इंडियन सिपाही, जो लोग वहाँ पर जिनको अंग्रेज़ों ने जेल में बंद किया था, और कैप्चर्ड उन्होंने जितना भी वहाँ पर गन और एम्यूनिशन रखा था, एम्यूनिशन का मतलब होता है गोला बारूद, वो सब अपने अंडर में ले लिया और डिक्लेयर कर दिया वार अंग्रेज़ों के विरुद्ध। अब सोल्जर ये चाहते थे कि भाई हम अंग्रेज़ों के शासन को ख़त्म कर देंगे और बहादुर शाह जफ़र को क्या करेंगे, फिर से हम अपना सम्राट बना लेंगे। 10 मई को वो लोग दिल्ली पहुँचे अर्ली आवर में, और जैसे ही उनके अराइवल की न्यूज़ पहुंची तो वहाँ की जो रेजिमेंट थी, वहाँ के जो सैनिक थे, उन लोगों ने भी विद्रोह कर दिए। देखिए आप देख सकते हैं पिक्चर में किस तरह से हुआ। तो अगेन ब्रिटिश ऑफिसर्स वर किल्ड, जितने भी आर्म एमुनिशन थे उन लोगों ने वहाँ पर भी सीज कर लिए, और सारे जो ट्रायम्फेंट सोल्जर थे वो रेड फोर्ट के आसपास जमा हो गए जहाँ बहादुर शाह जफ़र रहते थे। तो बहादुर शाह जफ़र जो थे वो विलिंग नहीं थे कि भाई ऐसा हो जाए, लेकिन फिर उन्होंने फोर्स किया उस बहादुर शाह जफ़र को, ये बहादुर शाह जफ़र का पिक्चर है, तो उन्होंने फोर्स किया कि भाई आप हमारे सम्राट रहेंगे। तो मजबूरन उनको क्या किया, बहादुर शाह जफ़र ने उनकी बात को माना और उन्होंने सारे लेटर्स लिखे जितने भी उनके चीफ और रूलर्स थे कंट्री के, तो उनको ऑर्गेनाइज़ किया। तो इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन वहाँ पर हो गया, क्योंकि बहुत सारे रूलर जो थे, बहुत सारे स्मॉल रूलर थे, वो सब मुग़ल रूलर के अंडर में काम करते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जो चाहते थे कि हम मुग़ल रूलर के अंडर में काम ना करें, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों ने बहुत साथ दिया मुग़ल अथॉरिटी का और कुछ लोगों ने साथ नहीं भी दिया। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन। अब ब्रिटिश ये नहीं सोच पा रहे थे कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि लोग जो है वो मुग़ल सम्राट का साथ नहीं देंगे। दे थॉट द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द इश्यू ऑफ कार्टिज वुड डाई डाउन। उन्होंने सोचा था कि भाई कार्टिज की जो छोटी मोटी बात, कार्टिज का मतलब वही कारतूस जो सैनिक लोग यूज़ करते थे, तो ये चीज़ क्या होगी, काम डाउन हो जाएगी। लेकिन बहादुर शाह जफ़र ने जब ऐसा डिसीजन लिया तो पूरी सिचुएशन चेंज हो गई ड्रामेटिकली, एंड पीपल सी दैट अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी दे इंस्पायर्ड एंड इंथ्यूज्ड। और जब लोगों ने देखा कि भाई अब उनके सामने ऐसा हो सकता है क्योंकि बहादुर शाह जफ़र उनका साथ दे रहे हैं, तो इट गिव्स देम करेज, होप एंड कॉन्फिडेंस। अब रिबेलियन क्या हुआ, फैला। तो ये देखिए अभी मैप में आप देख सकते हैं कि मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, इन सब जगहों पर ये धीरे धीरे फैल गया। तो अब कहाँ कहाँ फैला ये और क्या क्या हुआ उसको हमको देखना पड़ेगा। तो बहुत सारी सीरीज़ ऑफ म्यूटिनी क्या हुई, जब
बिगेन हो गई और सब जगह ये फैल गया। सब रेजिमेंट ऑफ रेजिमेंट, मतलब जहाँ जहाँ सैनिकों को पता चला उन लोगों ने क्या किया, अपना रेबेलियन कर दिया, रैली करना शुरू कर दी। और जितने जमींदार थे, चीफ थे, उन लोगों ने क्या किया कि ब्रिटिश के अगेंस्ट में विद्रोह कर दिया। अब कानपुर में क्या है, देखिए नाना साहब जो हैं, नाना साहब जो थे अडॉप्टेड सन थे, जैसा मैंने पहले आपको बताया पेशवा बाजीराव के। उन्होंने भी आर्म फोर्स इकट्ठी कर ली और ब्रिटिश के अगेंस्ट में उन्होंने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया वार। लखनऊ में ब्रिजेश क्वादर थे जो नवाब वाजिद अली शाह के सन थे, तो उन्होंने भी वहाँ पर शुरू कर दिया, लखनऊ में भी। झांसी में तो आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई ने जो है वो रेबेल कर तात्या टोपे के साथ ज्वाइन कर लिया। और मध्य रीजन मध्य प्रदेश में रानी अवंतीबाई लोधी ने जो है एक आर्मी खड़ी कर ली अगेंस्ट ब्रिटिश के। तो इस तरह से पूरे देश में क्या हुआ, अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो एक माहौल तैयार हो गया। ठीक है, द ब्रिटिश वर ग्रेटली आउट नंबर्ड द रेबल फोर्सेस, दे वर डिफीटेड इन नंबर ऑफ बैटल्स। और जो अंग्रेज हारने लगे, उन्होंने कन्विंस किया कि मतलब दिस कन्विंस द पीपल दैट रूल ऑफ ब्रिटिश हैड कोलैप्स्ड फॉर गुड। अब लोगों को ये लगने लगा, जब थोड़ी बहुत जगह उन्होंने देखा कि सब जगह अंग्रेज हार रहे हैं, तो उनको क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस आने लगा। और जो है रेबेलियन जो है डेवलप हुआ अवध में भी। और 6 अगस्त 1857 को क्या हुआ कि लेफ्टिनेंट कर्नल जो थे उस समय टैटलर, उन्होंने ये कहा, देखिए ये टेलीग्राम उन्होंने भेजा था, ये टेलीग्राम गवाह है कि अवर मैन आर काउड बाय द नंबर सपोज टू देम एंड एंडलेस फाइटिंग, एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट अस, जमींदार हैव राइजन टू अपोज अस। तो इस तरह का उन्होंने मैसेज भेजा जिससे पता चलता है। तो उस समय में क्या हुआ कि बहुत सारे लीडर सामने आए, बहुत सारे ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने क्या किया कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। उसमें अहमदुल्ला शाह जो थे, मौलवी थे फैज़ाबाद के, तो उन्होंने भी प्रपोज किया कि रूल ऑफ ब्रिटिश जो होगा वो एंड हो जाएगा। ठीक है, और लखनऊ वो आए ब्रिटिश से लड़ने के लिए। दिल्ली में भी जो है गाजीज और रिलीजियस वॉरियर जो थे वो सब साथ में आ गए। बख्त खान बरेली के जो एक सोल्जर थे, उन्होंने भी जो है इसमें मतलब लीडरशिप की। और बिहार में जो एक ओल्ड जमींदार थे कुंवर सिंह, उन्होंने भी क्या किया, बिहार में उन्होंने भी जो है इस मतलब इस आंदोलन में या इस लड़ाई में लोगों का नेतृत्व किया। तो इस तरह से क्या हुआ, कंपनी ने भी फाइट बैक किया और कई जगह जो है इस रिवोल्ट को रिप्रेस करने का उन्होंने बहुत कोशिश की। नई लॉ उन्होंने बनाया इंग्लैंड में, ताकि क्या है कि जो भी रेबेल्स का मतलब होता है जो विद्रोही हैं, उनको दबाया जा सके। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने धीरे धीरे अपना दबाव बनाना शुरू किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब ये देखिए, ये पिक्चर्स से आपको पता चल जाएगा। दिल्ली को फिर से लिया गया सितंबर 1857 में। लास्ट मुग़ल एम्परर जो थे बहादुर शाह जफ़र, उनके ऊपर कोर्ट केस चलाया गया और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी कंपनी ने, और उनको जो है रंगून भेज दिया गया, जहाँ पर उनकी डेथ हो गई 1862 में। और इसके बाद जो है दिल्ली में जब रिकैप्चर किया उन्होंने, तो तब भी लोग क्या थे, ब्रिटिश के अगेंस्ट में फ़ाइट करते रहे और लगभग 2 साल तक ये फ़ाइट चलते रही। और बार बार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है रिबेलियन को दबाना पड़ा। लखनऊ को वापस लिया गया मार्च 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई को हराया गया और किल्ड हो गई रानी लक्ष्मीबाई 1858 में। और इसी तरह से रानी अवंतीबाई के साथ भी हुआ। तो तात्या टोपे जो है वो भी, उनको भी भागना पड़ा। और इस तरह से जो है कि बहुत जो मतलब विक्ट्रीज, बहुत मुश्किल से ब्रिटिश को फिर से विक्ट्री मिली। और उनको भी, तात्या टोपे को भी जो 1859 में कैप्चर, ट्राइड एंड किल्ड कर दिया गया। तो जैसे विक्ट्री थी ब्रिटिश के, तो उसके कारण क्या हुआ, जो विक्ट्री छोटी छोटी मिली इंडियंस को, उससे क्या हुआ कि जो भी रेबेलियन हुए जहाँ पर भी, तो वो लोग इनकरेज हुए। ठीक है ना। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया कि
एक और चीज़ करी अंग्रेज़ों ने कि जो लोग भी उनका साथ दे रहे थे उनको रिवॉर्ड दिया, और उन्होंने कहा कि उनको आपको जो है आपका पुराना जो राज्य है वो वापस दे दिया जाएगा। और उन लोगों ने उन लोगों को कहा कि दोज हु रिबेल्ड और वर टोल्ड कि यदि वो लोग मतलब जिन लोगों ने विद्रोह किया उनसे बार बार कहा गया कि यदि आप सरेंडर कर देते हैं तो आपको जो है माफ़ कर दिया जाएगा यदि आपने हमारे अंग्रेज़ अधिकारियों को नहीं मारा था। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि इसके बावजूद भी 100 ऑफ सिपाही, रेबल्स, नवाब्स एंड राजाज वर ट्राइड एंड हैंग्ड। फिर भी क्या हुआ, ट्राइड का मतलब उनके ऊपर आंदोलन चलाए गए और उनको हैंग कर दिया गया। अब इससे क्या प्रभाव पड़ा, ब्रिटिश ने क्या किया, रिगेन किया, फिर से उनको 2 साल लग गए और 1859 में फिर से उनको पावर मिला, पर वो उस तरह से रूल नहीं कर पाए जो पहले वो लोग बहुत मतलब हार्ड रूल करते थे। तो फिर क्या हुआ, कुछ इम्पोर्टेंट चेंज आए। ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक न्यू एक्ट पास किया 1858 में, और जितना भी पावर था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो ब्रिटिश क्राउन को दे दिया। महारानी जो थी उस समय उनको दे दिया। अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट was appointed Secretary of State for India and made responsible for all matters related to governance of India। और उन्होंने क्या किया कि फिर he was given a council to advise him and called Indian Council। तो इंडिया के लोगों की भी एक काउंसिल बनाई कि जो वहाँ के जो ब्रिटिश कैबिनेट है उसको सलाह देगी ताकि इंडियंस को भी जो है वो शासन चलाने में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसराय एंड दैट इज़ अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। और फिर उस समय क्राउन मतलब जो भी रानी थी, रानी का जो भी गवर्नर जनरल थे उनको जो है वायसराय का नाम दे करके इंडिया में भेजा गया। और दीज मेजर्स, इन सब मेजर्स के द्वारा, इन सब प्रयासों के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग इन इंडिया। और इस तरह से जो है रूलिंग इन इंडिया पर उन्होंने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लिया। अब सेकंड है ऑल रूलिंग चीफ ऑफ द कंट्री। जितने भी रूलिंग चीफ थे उस समय में जो भी राजा लोग थे उनको कहा गया कि भाई उनकी टेरिटरी जो है वो कभी फ्यूचर में नहीं मिलाई जाएगी, और उनको अलाउ कर दिया गया कि वो अपने उत्तराधिकारियों को अपना किंगडम दे सकते हैं, अपने अडॉप्टेड सन को भी वो दे सकते हैं जिसके लिए रानी लक्ष्मीबाई ने इतनी लड़ाई की थी। और दे वर मेड टू एक्नॉलेज ब्रिटिश क्वीन एज देयर सॉवरेन पारामाउंट। और उन्होंने ब्रिटिश क्वीन को जो है सर्वोच्च माना। दस द इंडियन रूलर वर होल्ड टू देयर किंगडम्स एज सबऑर्डिनेट टू ब्रिटिश क्राउन। और जितने भी राजा थे वो सब ब्रिटिश क्राउन के अंडर में राज्य करेंगे, मतलब वो अपनी रानी को अपना ब्रिटिश क्राउन को अपना हेड मानेंगे, ऐसा कहा गया। इट वॉज डिसाइडेड दैट प्रपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर इन द आर्मी वुड रिड्यूस एंड नंबर ऑफ यूरोपियन। अब चूँकि उनको लगा कि भाई जगह जगह विद्रोह हो रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि इंडियन सोल्जर की संख्या को कम कर दी और यूरोपियन सोल्जर की बढ़ा दी। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया, मोर सोल्जर विल बी रिक्रूटेड अमंग गोरखा, सिख और पठान्स। ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वर कॉन्फिस्केटेड ऑन लार्ज स्केल एंड दे वर ट्रीटेड विद सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी। अब मुस्लिम रूलर्स, जो भी मुस्लिम जो थे उस समय में, जो भी जिन्होंने भी लीड किया था, उनकी सबकी प्रॉपर्टी जो थी वो कॉन्फिस्केट कर दी गई, मतलब जब्त कर लिए अंग्रेज़ों ने। एंड द ब्रिटिश बिलीव दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेबेलियन। और उन्होंने कहा कि ये लोग जो है रेबेलियन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि जो कस्टमरी रिलीजन थे, मतलब उस समय में जो भी धार्मिक भावनाएं थी और सोशल भावनाएं थी, उनको जो है वो रिस्पेक्ट करेगी। पॉलिसीज़ जो है बनाई गई कि प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड और जमींदार एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट ओवर देयर लैंड। दस अ न्यू फेज ऑफ हिस्ट्री बिगिन। और जो भी मतलब पॉलिसीज़ बनाई गई कि लैंडलॉर्ड और ज़मींदार को उनके सिक्योरिटी ऑफ राइट दिए जाएंगे, उनकी लैंड दे दी जाएगी। और इस तरह से क्या हुआ कि एक नया हिस्ट्री शुरू हुई भारत में, और जो बहुत ज़्यादा अत्याचार वाली स्थिति थी वो थोड़ी सी कम हुई। जो 1857 के पहले अंग्रेज़ों ने जो आतंक मचा के रखा था उससे हम
हमारे राजा और हमारे किसान बहुत अधिक तो हम नहीं कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा मुक्ति मिल गई, लेकिन फिर भी ये हुआ कि उसमें कुछ तो कमी आई और अंग्रेज़ों को समझ में आ गया कि भारतीय लोगों के अंदर बहुत एकजुटता है और वो लोग रिबेलियन कभी भी कर सकते हैं। और इसी से फिर आगे हमने 1947, अब आप सोचिए कि 1857 को हमारा ये इतना बड़ा रिबेलियन हुआ था, उसके बाद हम लोग 1947 में फिर हमको फ्रीडम मिली। तो आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा और कि क्यों लोगों ने रिबेल किया और उसके क्या परिणाम हुए। थैंक यू वेरी मच।